नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। और पास्ट सिंपल टेंस सीखते वक्त हम चार चीजें आज सीखेंगे। चार चीजों में क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। एक तो हम जो भी सेंटेंसेस हिंदी में होते हैं तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तब अगर हम कोई बातें कर रहे हैं और हमारी बातों में अगर कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है तो हमें पता होना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, फिर हम उसको उसी के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट कर देंगे। तो या फिर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो कैसे हमें पता चले कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो एक तो हम हिंदी के जो सेंटेंसेस है उनकी पहचान सीखेंगे और फिर दूसरे नंबर पे हिंदी के जो सेंटेंसेस हैं उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए हम वो सीखेंगे। फिर अब ये तो हुआ कि हमने बोलना सीख लिया पहचान करके और फिर हम बोलना सीख गए। अब होता है कि अगर कोई हमारे सामने वाला हमसे इंग्लिश में बातें कर रहा है तब हम उसको समझ सके। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड अगर कोई भी सामने वाला सेंटेंस बोलता है तब हम कैसे पहचाने कि ये जो इसने सेंटेंस बोला है या ये जो इसने बात कही है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है। कैसे पहचाने, क्या पहचान होती है उन सेंटेंसेस की, तो वो आज हम सीखेंगे। और चौथे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टूडेंट्स की ये डिमांड होती है कि सर हमारे जो एग्जाम्स में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं आता, ना इंग्लिश से हिंदी में आता है, हमारे एग्जाम्स में तो पैराग्राफ होता है और पैराग्राफ में ब्लैंक्स दिए हुए होते हैं और उन ब्लैंक्स में हमको वर्ब दी होती है ब्रैकेट में, उनकी करेक्ट फॉर्म भरनी होती है, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि इसमें कौन से टेंस की इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब हमको भरनी है। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड अगर कोई सेंटेंस पैराग्राफ में आता है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली कैसे उसको फिलअप करेंगे, ये चीजें आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस को कैसे पहचान। तो यहां पे देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा हुआ है, वह पिछले महीने मुंबई गई थी। अब माय डियर फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे लोग ये सिखाते हैं कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में गई थी, गया था, गए थे ये हो तो उनको आप पहचान जानिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ये सच है कि आप ऐसे पहचान सकते हैं, आसान होता है। लेकिन फिर माय डियर फ्रेंड्स ये कीवर्ड्स बहुत सारे होते हैं। जैसे वह मुंबई गया था, वह मुंबई गई थी, वह मुंबई चला गया था। अब इसी सेंटेंस को अगर कई बार हमारी जो लोकल लैंग्वेज, रीजनल जो लैंग्वेज होती है उसमें हम शुद्ध हिंदी ना बोल करके और कुछ ऐसे लैंग्वेज में उस बात को बोलते हैं जिसमें ये जो कीवर्ड्स हैं उनका कुछ अता पता नहीं होता, तो कैसे आप ये डिसाइड करेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसके लिए बेटर है कि आप बहुत सारे कीवर्ड्स या हिंट वर्ड्स को याद ना करके आप कंसेप्ट समझें, क्योंकि इस तरह से आप जो टेंसेस हैं, तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और तीनों के चार चार सब काइंड्स होते हैं। उन सब के अगर हम कीवर्ड्स याद करने लगे तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से कीवर्ड्स हैं, फिर हमारा वो कीवर्ड्स मिक्सअप हो जाता है। तो बेटर ये है कि आप कंसेप्ट समझें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कंसेप्ट क्या है। तो कोई भी सेंटेंस जिसमें जो काम हुआ है, अगर वो काम बीते हुए समय में हुआ है और बीते हुए समय में उस समय में हुआ है जो समय बीत चुका है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस होगा। जैसे वह पिछले महीने मुंबई गई थी। अब इसमें जो पिछले महीने हैं, टाइम फ्रेम दिया गया है पिछले महीने, तो पिछला महीने तो बीत चुका। तो इसीलिए
ये जो काम है वो पिछले महीने पूरा हो गया जाने का, तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का ही सेंटेंस है। अगर कोई सेंटेंस जिसमें बीते हुए समय में कंजिक्यूटिव लगातार एक के बाद एक दो काम हुए हैं, उससे ज्यादा हुए हैं, तो ध्यान रहे वहां जो काम पहले हुआ था वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और दूसरे नंबर पे जो काम हुआ है वो पास्ट इंडेफिनेट में होगा। तो ये डिफरेंस है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस की डिटेल के लिए। लेकिन अभी मैं आज के लिए आपको ये बता देता हूं कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस की पहचान। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में अगर कोई भी एक सिंगल काम पास्ट यानी बीते हुए समय में हुआ है और वो ऐसे समय में जो पूरा हो चुका है, तो वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब हिंदी में गया था, गए थे, चला गया था, ये गया, या, ये, ये इस तरह के कीवर्ड्स आते हैं। तो इनको मैंने आपको बताया, याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इनका सेंस समझ लेना, सेंटेंस का सेंस। और वो सेंस से अगर आपको पता चलता है कि काम हुआ है बीते समय में, तो वो पास्ट है, पास्ट इंडेफिनेट। अगला एग्जांपल ले लें, हमने कल हमारा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। अब यहां पे देखिए, यहां पे तो थी था, यहां पे थी नहीं है, हम लगा भी दें तो मीनिंग चेंज नहीं होगा। हमने कल हमारा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था, अब था लगा दे तभी भी मीनिंग वही है, और नहीं लगाए तभी भी मीनिंग वही है। अब इसमें जो सब बताते हैं हिंट वर्ड दिया था, या यही भी आ गया, लेकिन मेन जो कंसेप्ट है वो ये है कि ये जो प्रोजेक्ट शुरू करने का काम है वो कल हुआ था शुरू, और कल का समय यानी कल बीत चुका है, कल का जो दिन है वो बीत चुका है, तो ये काम फिर पास्ट इंडेफिनिट में आ जाए। तो ये है मेन कंसेप्ट। अब लिखे हुए सेंटेंसेस या हम कोई सेंटेंस बोलते हैं अपनी डेली जो बातें करते हैं हम डेली लाइफ की, उन बातों में कोई भी ऐसा सेंटेंस जब हम बोलते हैं जिसमें कोई काम बीते समय में हुआ है और वो बीता समय पूरा हो गया है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में ही बोलना है। दिस इज द मेन कंसेप्ट, इसको याद रखना। दूसरे नंबर पे ट्रांसलेशन, हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये अभी हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस कोई बोलता है, इंग्लिश में अगर हमसे कोई बातें कर रहा है, तो उसके बातों में अगर वो पास्ट टेंस का यूज करता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करता है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट का है। या अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तब हम कैसे पहचानें कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तब देखिए, लास्ट ईयर इट रेन्ड हेवीली, इसमें आप देखिए लास्ट ईयर यानी एक समय दिया गया है और वो समय बीते हुए समय का है। लास्ट ईयर पिछला साल बीत चुका है। इट रेन्ड, बारिश हुई थी, हेवीली बहुत तेज। अब रेन्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर यूज हुई है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। सेकंड एग्जांपल ले, व्हाई डिड यू गो टू मुंबई इन जनवरी, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पूछ रहा है कुछ। व्हाई डिड यू गो, आप क्यों गए थे, टू मुंबई, मुंबई क्यों गए थे आप, इन जनवरी, जनवरी आप जनवरी में मुंबई क्यों गए थे। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें आप देखिए डिड आया हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इनमें डिड आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब कभी भी डिड आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तब किसी भी सेंटेंस में नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव में अगर डिड आ जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस होता है। तो ये पहचान है, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन कि हम कैसे
पहचाने इंग्लिश के सेंटेंसेस को कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस के ही सेंटेंस है। तीसरे पे हम ये सीखेंगे, लेकिन अब हम पहले सीखते हैं कि हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं मैं आप हर बार सिखाता हूं, हर टेंस में सिखाता हूं टेंस की क्लास में, कि हर टेंस के 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की भी चारों सेंटेंस आज हम सीखेंगे। तो सबसे शुरुआत करते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस से। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस ये हमने बीते हुए जो हमारे क्लासेस हैं उनमें भी सीखा है कि हर सेंटेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग होता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, ये पिछले वीडियोस में हमने बता रखे हैं। जो प्रेजेंट टेंस के जो वीडियोस हैं उनमें आप देख लेना डिटेल में। अभी मैं आपको अफर्मेटिव जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बोलते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है एंड देन ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसको अगर यही सेंटेंस हम ले लें, वह पिछले महीने मुंबई गई थी, इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, जो काम करने वाला है। तो काम करने वाला कौन है, वह। हिंदी में जो सेंटेंस होता है, हिंदी में सेंटेंस में सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जो काम करने वाला। तो काम करने वाला कौन है, वह को बोलते हैं सी। इसके बाद में आएगा वर्ब। तो वर्ब इसमें कौन सा वर्ड है, जो काम किया गया है, जो आपको ये बताता है कि काम क्या हुआ है। तो काम क्या हुआ है, मुंबई जाना, गई थी, जाना। तो गई थी या जाने को क्या बोलते हैं, गो। अब यहां पे आएगा गो, लेकिन क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तब यहां पे अब हम गो का सेकंड फॉर्म लिखेंगे वेंट। सी वेंट। अब आएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें वो वर्ड है जो बताए कि काम क्या हुआ है। तो गई थी, लेकिन कहां गई थी, मुंबई गई थी। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मुंबई। तो यहां पे टू मुंबई, टू मुंबई। टू हमने इसलिए लगाया कि जब कब कोई भी सब्जेक्ट एक प्लेस से जब डेस्टिनेशन को जाता है तो डेस्टिनेशन से पहले टू लगता है। तो यहां पे टू मुंबई। इसके बाद में जो पार्ट बचा है वो है पिछले महीने, तो लास्ट मंथ। लास्ट मंथ ही वेंट टू मुंबई सी वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का यही तरीका है। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश हम बोलते हैं, उसके बाद में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस जैसे ये है, वह पिछले महीने मुंबई गई थी, ये तो हुआ अफर्मेटिव। लेकिन अगर इसको नेगेटिव अगर हम बनाते हैं तो ये नेगेटिव कैसे बनेगा, वह पिछले महीने मुंबई नहीं गई थी। नहीं, नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस, नहीं वर्ड आ जाता है। तो जब किसी भी सेंटेंस में हिंदी में नहीं वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है कि यह काम नहीं हुआ। तो वह पिछले महीने मुंबई नहीं गई थी, वह पिछले महीने मुंबई नहीं गई थी, नहीं गई थी।
अब इसमें नहीं वर्ड आ गया इसलिए नेगेटिव है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख लें। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। यहां पे आप ध्यान रहे कि क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहां पे आ चुकी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, डिड। एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, दोनों तरह के सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, डिड ही आता है। तो यहां पे हमने डिड लगाया, डिड के साथ में नॉट लगाया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जब डिड आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। वह पिछले महीने मुंबई नहीं गई थी, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो सी आ जाएगा। इसके बाद में डिड नॉट, तो सी डिड नॉट। अब बर्फ, बर्फ यानी गई थी, गो, तो अब तो फर्स्ट फॉर्म ही आना है, तो सी डिड नॉट गो टू मुंबई, क्योंकि ऑब्जेक्ट मुंबई है, टू मुंबई लास्ट मंथ। शी डिड नॉट गो टू मुंबई लास्ट मंथ। तो ये हमारा इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट होता है। अब आता है जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें कुछ पूछा जाता है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। जैसे एक में तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या वह पिछले महीने मुंबई गई थी, तो इसका जवाब क्या होगा, यस या नो। तो अगर ऐसा सेंटेंस जिसका जवाब ये हो यस या नो में हो तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, क्या वह पिछले महीने कहां गई थी, तो क्या इसका जवाब यस या नो में होगा, नहीं, इसके लिए बताना पड़ेगा कि कहां गई थी। तो ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH जो फैमिली के जो वर्ड है उनका यूज होके होता है। अब यहां पे हम देखते हैं, पहले लिखते हैं क्या वह पिछले महीने मुंबई गई थी। और लास्ट में इंटेरोगेटिव सिंबल भी होता है। क्या वह, देखिए यहां पे क्या वर्ड शुरू में आता है, स्टार्टिंग में। इस तरह के सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनका जवाब यस या नो में आना है, तो उनकी पहचान यही है कि हिंदी में उनमें क्या वर्ड सबसे पहले आता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं बताता हूं आपको। इसका स्ट्रक्चर होगा डिड यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंटेरोगेटिव सिंबल। डिड यानी हेल्पिंग वर्ब पहले, हमने पहले भी सीख चुके हैं ये बात कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो यहां पर डिड पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब फर्स्ट, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंटेरोगेटिव सिंबल। तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो डिड तो हम पहले लिख ही लेंगे, फिर सब्जेक्ट यानी वह, सी, डिड सी, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वर्ब है गई थी, तो गई थी को गो, डिड सी गो, फिर ऑब्जेक्ट टू मुंबई लास्ट मंथ। तो ये एक तो इंटेरोगेटिव ये हो गया। एक इंटेरोगेटिव जो WH फैमिली वाले होते हैं वो मैं बता देता हूं। वह पिछले
महीने कहां गई थी, कहां गई थी। अब ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही है कि वह पिछले महीने कहां गई थी, लेकिन ये ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें जो इंटेरोगेटिव वर्ड है कहां, वो पहली बात तो बीच में आया है। दूसरा कि इसका आंसर जो होगा उसमें हमको कुछ न कुछ बताना पड़ेगा, यानी कहां गई थी, कहां का जवाब देना पड़ेगा, उस जगह का नाम। इसका आंसर यस या नो में नहीं आएगा। तो ये ऐसे सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इनको जो ट्रांसलेट करते हैं हम इंग्लिश में, तो WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं उनका यूज करना पड़ता है। तो यहां पे कहां को बोलते हैं, वेयर, तो वेयर का यूज यहां पे करना पड़ेगा। तो इसका जो WH फैमिली के जो वर्ड हैं उन सेंटेंसेस के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है WH फैमिली के वर्ड के नाम से। तो वो वीडियो आप जरूर देखें, आपका 100% कंसेप्ट क्लियर होगा कि और उनका सही करेक्ट यूज कैसे किया जाता है। दोनों तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हमने कंपेयर करके वहां पर उस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एग्जांपल्स के साथ में समझा रखा है। तो वो वीडियो इसके साथ में जरूर देखना। अभी मैं यहां पर इसमें बताता हूं आपको कि सबसे पहले जो WH फैमिली का जो वर्ड है उसी की ट्रांसलेशन होती है, यानी पहले आएगा वेयर, वेयर। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी WH वर्ड जो होता है उसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब यहां पे आएगा डिड, वेयर डिड, वेयर डिड, और उसके बाद में सब्जेक्ट। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वेयर डिड सी गो लास्ट मंथ। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली के वर्ड का कि सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, एंड देन ऑब्जेक्ट। वेयर डिड सी गो लास्ट मंथ। अब जो हमारा चौथा सेंटेंस का सब काइंड है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होता है ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें इंटेरोगेट यानी पूछा भी जाता है और साथ में नेगेटिव वर्ड यानी नॉट भी आता है या हिंदी में नहीं आता है। जैसे अगर इसी को हम ले लें, इस वाले को ले लेते हैं। हमने कल हमारा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, अब इसको इंटेरोगेट बनाए तो क्या होगा, क्या हमने हमारा प्रोजेक्ट कल शुरू कर दिया, और इंटेरोगेटिव बनाए तो क्या होगा, क्या हमने हमारा प्रोजेक्ट कल शुरू नहीं कर दिया था। तो इसको लिखेंगे क्या हमने हमारा प्रोजेक्ट, क्या हमने हमारा प्रोजेक्ट कल शुरू नहीं कर दिया था, नहीं कर दिया था, और लास्ट में इंटेरोगेटिव सिंपल, यानी क्या भी आ गया इसमें, क्या हमने हमारा प्रोजेक्ट कल शुरू नहीं कर दिया था, और नहीं वर्ड भी आ गया। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो मैं यहां पे लिख देता हूं, सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव मैं पहले से भी आपको बताता आ रहा हूं कि उसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, या तो नॉट को हम बाद में लिखते हैं या नॉट को पहले लिखते हैं। इसके लिए मैंने पिछले जो हमारे वीडियोज हैं, प्रेजेंट टेंस के जो वीडियोज हैं, उनमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो आप जरूर देखना है।
प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो वीडियोस हैं उनमें इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर है वो दो होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है, उनको जरूर देखना। तो यहाँ पे आप देखिए दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डिडंट, यानी नोट को यहीं पर साथ में ही हमने लिख दिया है, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो जो पहला स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से अगर ट्रांसलेट करें तो डिड पहले आ जाएगा, इसी को ट्रांसलेट करेंगे, क्या हमने हमारा प्रोजेक्ट कल शुरू नहीं कर दिया था, तो डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, डिड वी, हमने, हमने यानी हमने, तो हम को वी बोलते हैं, डिड वी। अब उसके बाद में नॉट, फिर वर्ब, वर्ब क्या है, शुरू करना, काम, काम क्या हो रहा है इसमें, शुरू करने का, तो डिड वी नॉट स्टार्ट, फर्स्ट फॉर्म बोल लिखना है तो स्टार्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, डिड वी नॉट स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट, क्या शुरू करने की बात कर रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट, आवर प्रोजेक्ट, कल, यस्टरडे, यस्टरडे, तो डिड वी नॉट स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट यस्टरडे, ये हो ट्रांसलेट हो गया। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर है जिसमें हम नोट को बाद में ना बोल के या लिख करके पहले अगर बोले तो यही हो जाएगा डिडंट वी स्टार्ट, बाकी सारा वही आएगा, आवर प्रोजेक्ट यस्टरडे। तो दूसरा स्ट्रक्चर ये है, मैंने अब इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है कि कब तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं जिसमें नोट बाद में आता है और कब नोट को हम इसके साथ में यूज करते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में, इसके लिए प्रेजेंट टेंस के जो हमारी क्लासेस के जो वीडियोस हैं उनको आप जरूर देखना और इससे आपको पूरा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सा कब कब यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखा है। यहां पर माय डियर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा जरूरी है कि ट्रांसलेट सीखना, रूल सीखना ही काफी नहीं होता, उनका बेनिफिट, उनका यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप सिर्फ इनको सीखने के लिए सीख रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। इसको सीखिए यूज करने के लिए, क्योंकि ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को जब तक हम लैंग्वेज की तरह यूज नहीं करेंगे उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसको सीखने के बाद में इस तरह के जो भी सेंटेंसेस आप बोलते हैं उनको कोशिश करें इंग्लिश में बोलने की, या फिर आप लिखते हैं तो उनको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें, पहचाने कि मैं कौन सी बात बोल रहा हूं, क्या ये पास्ट इंडेफिनिट का है, अगर पास्ट इंडेफिनिट का है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट के जो हमने रूल्स आज सीखे हैं उनके हिसाब से बोलना जरूर। अब आता है स्टूडेंट्स का क्वेश्चन कि सर हमारे एग्जाम्स में जो पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ में जो ब्लैंक्स आते हैं वो कैसे हम फिल करें। तो वो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पैराग्राफ होता है वो स्टार्टिंग से जब हम एक बार उसको पढ़ते हैं तब हमें पता चल जाता है कि ये पैराग्राफ पास्ट टेंस का है या प्रेजेंट का है। अगर इसकी स्टार्टिंग पास्ट से हुई है तो ऑलमोस्ट वो एंड तक पास्ट में जाता है। कई बार रेयर केसेस में ऐसा होता है कि बीच में कोई अगर यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कोई सेंटेंस दे रखे हो या कोई एक्सेप्शनल कोई सेंटेंस दे रखे हो तो वो प्रेजेंट में या और दूसरे टेंस में भी आ सकता है। अदरवाइज अगर पास्ट से शुरू हुआ था तो पास्ट में जाएगा और प्रेजेंट से शुरू हुआ था तो वो प्रेजेंट में जाएगा। अगर पास्ट से चालू हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट के कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि वो फिर जो सेंटेंसेस होंगे इंडिविजुअल सेंटेंस, वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं वैसे तो हमने पहचान करना यहां सीखी थी। अब मैं ब्लैंक्स में आपको बताता हूं कि ब्लैंक्स में वो किस तरह के सेंटेंसेस होंगे।
जिनसे आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और उसको उसी के अकॉर्डिंगली भर दें आप। तो यहां पर देखिए सी डैश कॉल, कॉल वर्ब है और जो ब्रैकेट के अंदर है यहां पे सी, मैं इधर से दिखाता हूं आपको, सी डैश कॉल और ऑन मी लास्ट नाइट। सबसे पहले तो हम जब कोई भी सेंटेंस में फिलअप को भरते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उस सेंटेंस को आप पहले रफ ट्रांसलेशन कर लें बगैर फिलअप किए। तो बगैर फिलअप किए अगर रफ ट्रांसलेशन करेंगे तब सी यानी वह, डैश कॉल यानी बुलाना या कॉल करना। सी कॉल मी मुझे, उसने सी कॉल ऑन मी मुझे कॉल, लास्ट नाइट पिछली रात, पिछली रात। अब इसका एक्सपेक्टेड अगर करें, पिछली रात उसने मुझे कॉल किया था या करती है, किया था, क्योंकि बीते हुए समय की बात कर रहा है। यहां पे जो टाइम वर्ड है वो दिया हुआ है लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट से ही आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस है तो पता चल रहा है क्योंकि कोई ना कोई टाइम वर्ड आपको जरूर दे रखा होगा। टाइम वर्ड अगर आपको दे रखा है, आप पहचान गए टाइम वर्ड के हिसाब से, तब आप आराम से भर सकते हैं। अब ये आपको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का है, तब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है क्योंकि सब्जेक्ट तो इन्होंने दे ही दिया सी, तो वर्ब क्या है कॉल, तो क्या हो जाएगा कॉल्ड, सी कॉल्ड ऑन मी लास्ट नाइट, दैट्स इट। सबसे मेन था पहचानना, तो पहचान के लिए टाइम वर्ड दे रखा होता है। अगला सेंटेंस अगर देखें, कोलंबस डैश डिस्कवर, वर्ब डिस्कवर यानी खोज करना, अमेरिका अबाउट 400 इयर्स अगो। रफ ट्रांसलेशन कर लेते हैं, कोलंबस नाम है, कोलंबस डिस्कवर यानी खोज करना, अमेरिका कंट्री, अबाउट 400 इयर्स अगो लगभग 400 साल पहले, अगो यानी पहले, कोलंबस खोज करना, अमेरिका 400 साल पहले, तो इसके रफ क्या हो जाएगा, कोलंबस ने अमेरिका की लगभग 400 साल पहले खोज की थी। तो टाइम वर्ड क्या है 400 इयर्स एगो, 400 साल पहले, ये टाइम वर्ड है। इसी से हमको पता चल गया कि 400 साल पहले यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो और कौन सा टेंस है ये, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। तो यहां पे डिस्कवर का क्या हो जाएगा, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड, कोलंबस ने अमेरिका की लगभग 400 साल पहले खोज की थी। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होंगे पैराग्राफ के अंदर, उनमें कोई ना कोई टाइम वर्ड दे रखा होगा, उस टाइम वर्ड से ही हमको पता चल जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और जब जो पैराग्राफ होता है वो एक चेन में होता है, उससे पता चलता रहता है कि ये पास्ट में चल रहा है और पास्ट में कौन सा चल रहा है। इस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं। और जैसे पास्ट इंडेफिनिट, हर टेंस, जितने भी टेंसेस हैं वो टेंसेस में, हर टेंस के लास्ट में मैं फिलअप एक्सरसाइज बताता हूं। हर टेंस की आप इस तरह से ही सीखना है। और फिर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे टेंसेस की मिक्स्ड अप एक्सरसाइज होगी, जिसमें आपको एक्सरसाइज होगी और उसमें ये नहीं पता होगा कि कौन सा, किसी भी टेंस का आ सकता है, जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो पैराग्राफ होगा, पूरा पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ को फिल करना सीखेंगे, किसी भी टेंस का आ सकता है उसमें सेंटेंस, कोई सा भी हमको पहचानना है। तो इंडिविजुअल टेंसेस की जब हम एक बार सीख जाएंगे पहचान करना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के और आज हम पास्ट इंडेफिनिट तक पहुंच चुके हैं, प्रेजेंट के सारे हमने सीख लिए हैं, अब पास्ट के चालू हैं, और इस तरह से इंडिविजुअल टेंसेस का जब हम सीख जाएंगे उसके बाद में हम सभी का मिक्स्ड अप एक्सरसाइज भी बड़े आसानी से फिलअप करना सीख जाएंगे। चाहे कंपटीशन के स्टूडेंट्स हो जिनको एग्जाम्स में कंपटीशन में फिलअप करना होता है, या फिर जो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं
उनके जो आते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन, सभी के लिए जरूरी है कि पहले आप टेंसेस की इंडिविजुअल पहचान सीखें, इंडिविजुअल डिटेल सीखें, एक्सप्लेनेशन सीखें, कंसेप्ट सीखें और उसके बाद में मिक्स्ड अप सीखें। क्योंकि डायरेक्ट अगर हम बिना इंडिविजुअल सीखे डायरेक्ट एक्सरसाइज को फिलअप करना सीखते हैं तो रट्टे मारते हैं, रटते हैं, कंसेप्ट क्लियर कभी नहीं हो सकता। तो ये जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे वीडियोस हैं स्टार्टिंग से टेंस इंट्रोडक्शन से और लेकर के प्रेजेंट के सारे अब पास्ट के चालू हो रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो को आप देखें, आपका 100% कंसेप्ट क्लियर होगा, समझ में आएगा, लगातार देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।